हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। लास्ट की क्लास में हमने जाना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किन भागों से मिला होता है। तो हमने जाना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रधान उपवाक्य जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं तथा दूसरा या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक्य होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने भाग होते हैं। तो स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट के 3 भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉजेस। तो आज की वीडियो में हम लोग नाउन क्लॉज का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास हम लोग नाउन क्लॉज या संज्ञा उपवाक्य का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो ट्रांसलेशन संबंधी नियम है इसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का रूल जानना बहुत ही आवश्यक है, कहाँ पर हमें किसको यूज़ करना है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं रूल को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह निश्चित नहीं है कि वह आएगा। दैट ही विल कम इज़ नॉट सर्टेन। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा नियम देखते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। आई डो नॉट नो वेयर ही लिव्स। आई डो नॉट नो वेयर ही लिव्स। यहाँ पर 2 पार्ट हैं। तो जो हमारा ये इटैलिक वे में लिखा हुआ है ये हमारा नाउन क्लॉज कहलाएगा। कैसे कैसे होगा इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले हम लोग एग्जांपल समझते चलते हैं। जैसे तीसरा नियम कहता है, सत्य यह है कि वह एक चोर है। द ट्रुथ इज दैट ही इज अ थीफ। सत्य यह है, द ट्रू इज दैट कि वह एक चोर है, ही इज़ अ थीफ। उसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, जो कुछ तुम्हारे अध्यापक कहते हैं उस पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू वाट योर टीचर से। पे अटेंशन टू वाट योर टीचर से। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5 कहता है, यह खबर कि उसने घर छोड़ दिया है सही है। द न्यूज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द हाउस इज़ करेक्ट। यहाँ पर दैट ही हैज़ लेफ्ट द हाउस अलग है और ये पार्ट ये दोनों अलग बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं भी आपको समझाऊंगा। आप समझते हैं। जैसे हमने अभी तक कुछ 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ऊपरी उदाहरण को पढ़ने के पश्चात निम्नलिखित नियमों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे पहला नियम कहता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का कार्य निम्नलिखित 5 प्रकार से होते हैं। जैसे सब्जेक्ट टू अ वर्ब, जो हमने पहला एग्जाम्पल समझा था वो सब्जेक्ट टू अ वर्ब का कार्य कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यहाँ पर दैट जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर दिया है। उसी प्रकार और भी हैं जो आप उसको पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं। जो दूसरा नियम था वो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, जो हमारा दूसरा नियम था वो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आई डू नॉट नो वेयर। यहाँ पर वेयर यूज़ किया गया है। वेयर एक प्रकार से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। जैसे तीसरा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, सी नंबर कहता है नियम हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। वाक्य नंबर 3, जो हमारा तीसरा नियम था वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। जैसे ये है तीसरा, कॉम्प्लीमेंट समझते हैं ना, पूरक के रूप में। ये जिसे लिखा हुआ है, द ट्रुथ इज़ दैट ही इज़ अ थीफ। दैट ही इज़ अ थीफ, यहाँ पर ये हमारा एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से डी और ई भी है हमारे, जो कि डी नंबर हमारा गवर्न बाय द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को के द्वारा गवर्न किया गया है। उसी प्रकार ई नंबर का जो नेक्स्ट वाला उदाहरण था, आपका लास्ट वाला उदाहरण था, 5वां नंबर का उदाहरण था, वो किस इन अपोजिशन का था। ठीक है ना। तो जानते हैं इसके नियम कौन कौन से हैं। जैसे हमारा दूसरा नियम कहता है, तो पहला नियम था एग्जाम्पल तो समझ हम लोगों ने। इसका दूसरा नियम कहता है, हिंदी वाक्यों में साधारणतया नाउन क्लॉज का अर्थ की से प्रारंभ होते हैं। दैट ही सर्टेन, कि यह निश्चित है वह चोर है। यह निश्चित है कि वह एक चोर है, ये नाउन क्लॉज को दर्शाता है। और नियम देखिए, तीसरा नियम कहता है, यदि संज्ञा उपवाक्य या नाउन क्लॉज असर्टिव वाक्य हैं तो अंग्रेजी अनुवाद में दैट का प्रयोग होता है। जैसे आई नो दैट ही विल कम टू माई हाउस। आई नो दैट ही विल कम टू माई हाउस। आई नो यहाँ पर एक अलग वाक्य हो गया, दैट ही विल कम टू माई हाउस ये अलग वाक्य हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से चौथा नियम कहता है, यदि संज्ञा उपवाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो की अंग्रेजी नहीं आएगी और अनुवाद में प्रश्न सूचक शब्द जैसे वेयर, वाट, वाई, विच आदि जो
नाउन क्लॉज से प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ कम, आई डू नॉट नो, यहाँ पर वेयर, आई डू नॉट नो, यहाँ पर हमने वेयर का प्रयोग कर दिया। वेयर मीन्स यहाँ पर की के लिए अलग से कुछ नहीं लिखना है, हम लोग उसी प्रश्नवाचक शब्द को ही कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर देते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ चला गया है। यहाँ पर वेयर का प्रयोग हम लोगों ने यूज़ कर दिया दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसे आई डू नॉट नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। वेयर ही हैज़ कम, यहाँ पर वेयर हमारा एक प्रकार से नाउन क्लॉज के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कह सकते हैं। इसका पांचवा देखिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज तथा नाउन क्लॉज दोनों ही प्रश्नवाचक हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे कैन यू टेल मी व्हाट ही डज देयर, क्या आप जानते हो कि वो वहाँ पर क्या करता है। यहाँ पर दोनों हमारे क्वेश्चन वर्ड प्रकार के हैं या कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रकार के हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन मार्क सिर्फ लास्ट में ही लगाना होता है। जैसे छठा नियम कहता है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज साधारण या असर्टिव वाक्य है और संज्ञा उपवाक्य या नाउन क्लॉज प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में नहीं लगेगा। याद रहेगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज असर्टिव सेंटेंस है और संज्ञा उपवाक्य या नाउन क्लॉज प्रश्नवाचक है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज असर्टिव सेंटेंस है और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज असर्टिव सेंटेंस है और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज है हमारा, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, ध्यान दो जो आपके पेरेंट्स कहते हैं। पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, यहाँ पर देखिए टू व्हाट योर पेरेंट्स से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगता है, लेकिन जब हमारा असर्टिव सेंटेंस है हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज, तो हमको लास्ट वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब पर भी हमको फुल स्टॉप ही लगाना है, ना कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ये नियम कहता है हमारा छठा नंबर। सातवां नियम देखिएगा, यदि प्रधान उपवाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो नाउन क्लॉज किसी भी कॉल या किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे डू नॉट नो, डू यू नॉट नो दैट, डू यू नो दैट मोहन वॉज absent yesterday, डू यू नो दैट, क्या आप जानते हो कि मोहन वॉज absent yesterday, कल मोहन अनुपस्थित था। समझ रहे ना, यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो नाउन क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। जिसे आपने डू यू नो दैट मोहन वॉज absent yesterday, क्या आप जानते हो कि कल मोहन absent था। यहाँ पर देखिए यह प्रेजेंट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में जा रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये हमारा किस टेंस में है प्रिंसिपल और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में है। सेंटेंस को के भाव स्पष्ट होने चाहिए। जैसे इज़ absent टुडे, विल बी absent टुडे भी हो सकता है। यहाँ पर डू यू नो दैट मोहन वॉज absent टुडे, इसके स्थान पर हो सकता है डू यू नो दैट मोहन इज़ absent टुडे, इसके स्थान पर सकता है डू यू नो दैट मोहन विल बी absent टुडे। इसको हम चाहे तो प्रेजेंट में रख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास को, चाहे तो पास्ट में रख सकते हैं, चाहे तो फ्यूचर में रख सकते हैं, तो हमारा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से हमने जाना आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से पहला हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य जो संज्ञा के भाव को दर्शाते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या भाव को दर्शाते हैं, वे नाउन क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, स्पष्ट है, भाव से ही जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जो नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे जो क्लॉज एडजेक्टिव कार्य करे एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। उसी प्रकार से एडवर्ब क्लॉज की बात करें, जो क्लॉज एडवर्ब कार्य करे एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। जैसे आज वाले जो हमने पढ़ा वो नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि नाउन के भाव को दर्शाते हैं। संज्ञा के जो क्लॉज नाउन को दर्शाते हैं, नाउन के भाव को दर्शाते हैं, वो नाउन क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।